हाय, दिस इज स्वांकी सो एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम अपनी लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज करेंगे 3.7। एक्सरसाइज 3.6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी लीनियर इक्वेशन में लास्ट एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 3.7। तो आज हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.7। ओके, एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1। दो मित्रों दो मित्रों की बात की जा रही है। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 300 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करनी है। देखिए, यहाँ पर दो मित्रों की बात की गई है। एक अनी है और दूसरा बीजू है। तो हम मान लेते हैं, माना अनी और बीजू की आयु क्रमशः x व y वर्ष है। हम ये मान लेते हैं अनी और बीजू की जो आयु है वो x और y वर्ष है। ठीक है, तो केस वन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। पहली स्थिति के अनुसार अनी की आयु यदि x है और बीजू की आयु यदि y है तो उनकी आयु में अंतर, यानी यदि उनकी आयु को आपस में घटा दें तो 3 वर्ष का आना चाहिए। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इक्वेशन 2 देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। ठीक है, तो पिता की जो आयु होगी, पिता की आयु वो अनी की आयु की कितनी है? 2 गुणे अनी की आयु। और हमने अनी की आयु x वर्ष मानी थी, यानी अनी के पिता की आयु, किसके पिता? अनी के पिता की आयु। अनी के पिता की आयु अनी की आयु की दुगनी है, यानी 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। देखिए, बीजू की जो आयु है वो उसकी बहन है कैथी, उसकी आयु की दुगनी है। ठीक है, बीजू की जो आयु है वो अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। तो बीजू की जो आयु होगी वो हम लिख सकते हैं 2 इंटू कैथी की आयु। अब देखिए, यहाँ पर हमने कैथी की आयु तो माना नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने बीजू की आयु जो है वो माना है। बीजू की आयु हमने मानी थी y वर्ष इंटू कैथी की आयु। देखिए, जो लास्ट कंडीशन है केस 2 उसमें लिखा हुआ है अनी के पिता यानी धर्म की आयु, यानी कैथी की आयु और धर्म जो कि अनी के पिता हैं, धर्म की आयु का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है? 30 वर्ष दिया हुआ है। कुछ बुक्स में 300 वर्ष लिखा हुआ है। 300 वर्ष संभव नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति की आयु 300 वर्ष हो और वो जिंदा भी हो, ऐसा बहुत कम संभव है। तो वहाँ 30 वर्ष कर लीजिएगा। तो देखो, यहाँ पर कैथी की आयु हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वो कितनी हो जाएगी? y/2। ठीक है, यदि यहाँ कैथी की आयु आप निकालो, केवल कैथी की आयु, तो ये y/2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर y/2 रख देते हैं, माइनस धर्म की आयु। धर्म यानी अनी के पिता। ठीक है, यही इन्हीं का ही नाम है धर्म, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। धर्म की आयु हमने निकाला है 2 इंटू एक्स, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 30। राइट, ये दो इक्वेशन हमारे पास बनती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे यदि आप दो एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 2 का इससे गुणा हो जाएगा, y माइनस का 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर 30 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये करना आपको समझ में आ रहा है ये चीज़?
ठीक है। यदि नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कैसे होगा ये। देखिए y/2 लिखा हुआ है, हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, y माइनस का 4x/2 हो जाएगा, और ये y माइनस का 4x/2 हो जाएगा, और ये इक्वल है किसके, 30 के। तो y माइनस का 4x इज इक्वल टू कितना निकल आएगा, 60। 30 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन गई। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकल आएगी। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी x माइनस का y, यानी दोनों की आयु में अंतर जो था, एक इक्वेशन बनी थी हमारे पास x माइनस का y इज इक्वल टू बनी थी 3। दूसरी इक्वेशन हमने निकाली है 4x माइनस का y इज इक्वल टू 60। एक इक्वेशन ये निकाली है, ठीक है, एक इक्वेशन ये निकाल ली है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो, यदि हम इनको घटा दें इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में सेकंड वाली इक्वेशन घटा दें, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये घट जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं, ये x माइनस का y इज इक्वल टू 3 था, ओके, x माइनस का y इज इक्वल टू 3 था। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें, ये इससे माइनस हो गया, ये माइनस का 4x है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का अगर आप इनको घटाओगे तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो पहली वाली कंडीशन थी उसमें हमने x माइनस वाई किया था, यानी हमने ये मान लिया था कि x ग्रेटर देन y है, ठीक है। लेकिन अगर हम बीजू की आयु को ज़्यादा मान लें x की आयु से, क्योंकि ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। जब आप आंसर देखोगे तो उसमें लिखा होगा y इज़ ग्रेटर देन x, तो y इज़ ग्रेटर देन x अगर होगा तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू जो हमने 3 लिखा है वो ऐसा ना लिख के फिर हमें ये लिखना पड़ेगा y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप इसमें देख लो कि यदि क्वेश्चन में बता दिया गया है आपको कि किसकी आयु ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली आयु में से घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बीजू की आयु को ज़्यादा बताया गया है, तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन लिखेंगे उस इक्वेशन के हिसाब से y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 3 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 करना पड़ेगा, y माइनस का x इज इक्वल टू 3 करना पड़ेगा। और दूसरी वाली इक्वेशन थी, इसको हम देखिए x के टर्म्स में लिख लेते हैं, x के टर्म्स, x वाला जो वेरिएबल है उसको पहले ले आते हैं, तो यहाँ माइनस से दोनों पक्षों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस का x, माइनस से मल्टीप्लाई ना भी करो आप तो माइनस क्या करो, आप माइनस के x को पहले लिख लो और प्लस का ये जो y है इसको बाद में लिख लो, ये हो जाएगा 3। दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो है 4x माइनस का y इज इक्वल टू 60। इनको आप जोड़ दो, अब घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको जोड़ो, तो ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 63, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63/3, यानी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, ठीक है। x इज इक्वल टू 21 आ गया है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, किसी एक समीकरण में x का मान रख दीजिए। सपोज़ करिए हम पहली इक्वेशन माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 3 में हम x की वैल्यू रख देते हैं माइनस का 21, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 21 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, यानी अनी की आयु जो आपने मानी थी, ये किसकी आयु थी, अनी की, और ये हो जाएगी बीजू की, ठीक है। आप देख सकते हो बीजू की आयु ग्रेटर देन अनी की आयु, ठीक है, इसलिए y इज़ ग्रेटर देन x लिखा हुआ था। यदि ऐसा नहीं लिखा होगा तो फिर आंसर दूसरा आएगा, आंसर चेंज आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः जो संपत्ति थी वो क्या थी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं
माना जो पहला मित्र है उसकी संपत्ति जो है, संपत्ति x रुपए थी। ठीक इसी तरीके से दूसरे मित्र की हम मान लेते हैं कि y रुपीज़ थी। अब पहला मित्र दूसरे से कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। किससे? दूसरे वाले से। दूसरे के पास y रुपीज़ थे, लेकिन 100 रुपये जब इसको दे देगा तो इसमें से घट जाएंगे। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी? x + 100 इज इक्वल टू 2y माइनस का 200। इस y को इधर ले आओ, x - 2y, और ये कितना हो जाएगा? ये प्लस, ये माइनस का, ये आपका माइनस का 200 इधर आएगा तो प्लस का 200 हो जाएगा, हो जाएगा। प्लस का 200 हो जाएगा और ये जुड़ करके कितना हो जाएगा? x - 2y + 300 इज इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं x - 2y इज इक्वल टू माइनस का 300। ये बन गई पहली इक्वेशन। आइए अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, जिसमें वो कह रहा है, दूसरा मित्र, इस बार दूसरा मित्र कह रहा है कि तुम मुझे दे दो 10 रुपये तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? दूसरा फ्रेंड कह रहा है। ठीक है, तो द्वितीय शर्त जो बनेगी उसके अनुसार हम देख लेते हैं। ठीक है, द्वितीय शर्त जो बनेगी उसके अनुसार हम देखते हैं कि वाई रुपीज़ वाला जो फ्रेंड है वो कह रहा है यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो। ठीक है, यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, मैं तुमसे कितना? 6 टाइम रिच बन जाऊंगा। तो इस बार एक्स से 10 रुपये लिए हैं। ठीक है, ओके, ये हो जाएगी कंडीशन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो y + 10 इज इक्वल टू 6x - 60, या हम इसको लिख सकते हैं 6x - y। ये 10 यहाँ पे थे, ये प्लस माइनस का 60 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। 6x - y, या हम इसको लिख सकते हैं 6x - y इज इक्वल टू 70। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या थी? x - 2y इज इक्वल टू माइनस का x - 2y इज इक्वल टू माइनस का 300। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और दोनों की संपत्तियां जो हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। देखिए, एक इक्वेशन है 6x माइनस का y इज इक्वल टू 70। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो है x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 300। इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है यदि y का गुणांक हम बराबर कर लें, y का गुणांक बराबर कर लें तो हमें यहाँ 2 से, इस समीकरण में 2 से गुणा करना पड़ेगा पूरी समीकरण में। तो 2 से आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक 2 है और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, तो इस पूरे में हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 12x माइनस का 2y इज इक्वल टू 140। ये आपका कौन सा मेथड है? ये एलिमिनेशन मेथड है, जिसमें गुणांक बराबर किए जाते हैं एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को। ठीक है, माइनस का 300, विलोपन विधि जिसको बोलते हैं। इनको घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, ये तो घट जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11x। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का है तो 300 और प्लस का 140 आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 440 आ जाएगा, 440 आ जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 440 डिवाइडेड बाई 11, यानी कितना आ जाएगा? 40 रुपीज़ थे आपके पास पहले फ्रेंड के पास, जो फर्स्ट फ्रेंड था। और सेकंड फ्रेंड के पास कितने होंगे वो किसी एक इक्वेशन में आप रख करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा, देख लेते हैं, x माइनस का 2y, x की वैल्यू है 40, यहाँ इस इक्वेशन में हम मान लीजिए रख देते हैं। तो 40 माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस के 300। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2y इधर हो गया तो प्लस का होगा, ये इधर आया तो ये प्लस का होगा, ये हो जाएगा 340। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 170, यानी 170, 17 दूना 34। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेकेंड फ्रेंड्स के पास 170 रुपीज़ होंगे। ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक स्पीड से चले तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि 10 किलोमीटर धीमी स्पीड से चले तो उसे नियत समय से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालनी है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगी। बस हमें लेकिन इतना पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए, यदि वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर, ठीक है, हम स्पीड मान लेते हैं अपनी, हम स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और जो तय की गई दूरी है वो हम मान लेते हैं कि दूरी जो हमें निकालनी है वो, हाँ, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें क्या, नियत समय, नियत समय हम मान लेते हैं, नियत समय जो है वो y ओवर रहा होगा। तो यहाँ से दूरी क्या निकलेगी, इस फॉर्मूले से दूरी जो निकलेगी वो निकलेगी चाल गुणे समय। अब केस 1 उठाओ। केस 1 में कह रहे हैं यदि वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा ले, क्या बढ़ा ले, स्पीड, स्पीड कितनी मानी है तुमने, 10। ये हो गई चाल, चाल और गुणे का समय करेंगे तो क्या निकलेगी, दूरी निकलेगी, ठीक है। ये हमें पता चल चुका है। तो अगर इसमें समय का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, यानी कि जो कि 2 घंटे कम लगते हैं, अब जब स्पीड बढ़ाएगा तो 2 घंटे कम लग रहे हैं, पहले वाई समय लग रहा था, अब 2 घंटे कम लगेगा, और इनका यदि हम गुणा कर दें तो दूरी निकलनी चाहिए। और दूरी उस समय कितनी है, दूरी कितनी है, दूरी हमें पता नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने चाल मान लिया है। जो हमने चाल मानी है वो नियत जो समय ले रहा है वो क्या है, नियत समय। तो समय तुमने माना है y और चाल मानी है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। ये एक इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इक्वेशन सेकंड में क्या कह रहे हैं, यदि वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर ले तो क्या होगा, तो वो अपने नियत समय से 2 घंटे पहले पहुँच जाता है। और नियत समय से कितने घंटे, सेकंड कंडीशन में देखिए, तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि वो अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है वो उससे कम कर दे, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से चले तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो इस बार -10 होगा, और नियत समय से क्या है, उसे 3 घंटे अब अधिक लग रहे हैं, तो +3 हो जाएगा, और ये भी एक्स वाई के बराबर होगा। ये 2 इक्वेशन बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है हमें। पहली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहली इक्वेशन को x + 10 y - 2 इज इक्वल टू कितना था, एक्स वाई। तो यहाँ से देखिए x का एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स वाई, फिर माइनस का 2x, फिर प्लस का 10y, और ये माइनस का 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। फिर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सॉरी 10 से तो कर ही दिया है, एक बार x से किया तो एक्स वाई माइनस का 2x हो गया, एक बार 10 से करेंगे तो 10y - 20 आ गया। अब देखिए ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई, ये तो घट गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, इसको 2x को इधर ले जाओ, माइनस का ये प्लस का 10y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, माइनस का 20। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी आपकी, माइनस का 20 इज इक्वल टू 2x - 10y। एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी, और एक दूसरी वाली को सिंप्लीफाई करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे। चलिए दूसरी वाली को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसमें देखिए x से एक बार मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x माइनस का 10y और माइनस का 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये एक्स वाई घट जाएंगे, और 2x माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। 2x माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। तो इसको हमें, अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, क्या हुई है देखिए,
यहाँ पर ये 3 घंटे अधिक लग रहे थे, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो फिर से करते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लस का 3x, एक्स वाई एक बार एक्स का इस पूरे से होगा तो एक्स वाई प्लस का 3x, और ये माइनस का 10y, और ये माइनस का 30 होगा। अब देखिए एक्स वाई घट जाएंगे, यानी 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30। ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड सॉरी। इसको सॉल्व किया है ना हमने, और इसको ये किया है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू वो निकल आएंगी। ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं इसको सॉल्व। देखिए पहली इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो बनी थी 2x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 20, और दूसरी इक्वेशन जो बनी थी वो बनी थी 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनको घटा देंगे। देखिए y के गुणांक ऑलरेडी बराबर है तो हम इनको घटा देंगे, इनको घटा देंगे तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू, ये माइनस का 30 और माइनस का 20 जोड़ेंगे तो माइनस के 50 हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। ओके, एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखिए 2x माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना था, माइनस का 20, तो x की वैल्यू 50 रखिए x की जगह, तो 10y इज इक्वल टू माइनस का 20। ओके, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, इस 10y को उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 10y। तो 0 से 0 कैंसिल, y इज इक्वल टू 12 आ गया। जब y इज इक्वल टू 12 आ गया और x इज इक्वल टू आपने 50 निकाल लिया, तो दूरी निकालनी है। ठीक है, अब देखो हमें पता था चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो तुम्हें तो निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल तुमने माना था x है, चाल माना था x है, और समय तुमने मान रखा था कितना, नियत समय तुमने y आवर्स माने थे तो y, तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 12, ये कितना आ जाएगा 600। ये दूरी है, किलोमीटर में होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर 600 किलोमीटर प्रति, सॉरी 600 किलोमीटर आ जाएगा। यही अगर चाल निकालनी होती तो चाल तुम्हारी 50 किलोमीटर पर आवर होती। ठीक है, ये आवर्स है, घंटे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को, भाई एक क्लास है, क्लास के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है, कोई क्लास रही होगी और इसमें विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है। कह रहे हैं पंक्ति में, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी, किसी पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति कम होती, तो एक पंक्ति क्या है, कम हो जाती। यदि 3 विद्यार्थी कम होते, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनानी पड़ती। ठीक है, पहले कंडीशन में कह रहे हैं यदि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले 3 थे अगर हम 4 कर दें तो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या 1 घट जाती है। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर रहे हैं, 3 विद्यार्थी अगर हम पहले से भी कम कर दें, यानी पहले 3 थे अब हम एक स्टूडेंट अगर एक पंक्ति में रखेंगे तो हमें 2 पंक्तियाँ अधिक बनानी पड़ती हैं। तो हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने विद्यार्थी थे उस क्लास में। ध्यान दीजिएगा, क्लास के स्टूडेंट पूछ रहे हैं, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या नहीं पूछ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना विद्यार्थियों की संख्या x और पंक्तियों की संख्या क्या करेंगे, हम मान लेंगे y है। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी,
विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी वो निकालने के लिए, देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, x हैं, और पंक्तियों की संख्या y है, तो एक पंक्ति में कितने होंगे, x/y। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है कह रहे हैं यदि पंक्तियों की संख्या में अगर हम विद्यार्थियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति की, यानी प्रत्येक पंक्ति में जो x/ विद्यार्थी थे उसमें यदि हम 3 विद्यार्थी और जोड़ दें, 3 विद्यार्थी और ऐड कर दें, तो पंक्तियों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या एक कम हो जाती है, बराबर x विद्यार्थियों की संख्या है। एक तो कंडीशन ये बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार x/y का होगा y-1 से, और फिर एक बार +3 का होगा y-1 से। तो x/y इंटू वाई माइनस x/y इंटू 1, यानी x/y ही रहेगा। ये हो जाएगा 3/y-3 इज इक्वल टू x। y कट जाएगा। ठीक है, y और y क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस का x/y प्लस 3y-3 इज इक्वल टू x। अब इसको हमें और सॉल्व करना है, तो यदि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये तो घट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/y। इस माइनस, ये जो माइनस दिया हुआ है, या तो आप इस सब पूरे को उधर ले जाओ ब्रैकेट इक्वल साइन के, या फिर आप इस माइनस को क्या करो, माइनस से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो आई थिंक मुझे ये सही लगेगा आपको समझाने में कि इस पूरे को हम उधर ले जाते हैं, तो जब इक्वल साइन के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का 3y हो जाएगा इधर, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट से हमने निकाला। अब केस 2 की बात देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, केस 2 की बात हम देख लेते हैं। अब केस 2 में क्या कह रहे हैं, विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कम कर रहे हैं। कितनी कम कर रहे हैं, 3 कम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप पंक्तियों में से विद्यार्थियों की संख्या घटाओगे तो फिर पंक्तियाँ ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। और कितनी ज़्यादा बनानी पड़ रही हैं पंक्तियाँ, अब बनानी पड़ रही हैं 2 ज़्यादा, बराबर x, जो कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसी तरीके से कितना आ जाएगा, इसको भी चलिए कर ही लेते हैं सॉल्व। ठीक इसी तरीके से ये x आ जाएगा, इससे गुणा होगा। ठीक है, और प्लस का आ जाएगा 2x/y, माइनस का आ जाएगा 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू x। ठीक है, यह हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x/y माइनस का 3y और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो एक इक्वेशन 2 ये बन गई, एक इक्वेशन 1 ये है। इन दोनों को सॉल्व कर लेना है हमें। देखिए पहली इक्वेशन बन गई है x/y माइनस का 3y इज इक्वल टू -3 यहाँ से। ठीक, एक इक्वेशन यहाँ से 2x/y माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो जो निकालना है हमें विद्यार्थियों की संख्या, वो हमारी निकल आएगी। ठीक है, ओके, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए यदि हम x/y को अगर हम p मान लें, सपोज करिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p माइनस का 3y इज इक्वल टू -3, और यहाँ पर x/y की जगह p रखिए, तो ये हो जाएगा 2p माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। इनमें गुणांक बराबर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये -3 ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इनको हम घटा देंगे। घटाएंगे तो ये घट जाएंगे, और p में से 2p जाएंगे तो माइनस के p बचेंगे। फिर यहाँ माइनस के 3 है, माइनस के 6 है, माइनस के 9 आ जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। जब p इज इक्वल टू 9 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी इस वाली इक्वेशन में p की वैल्यू रख दो,
जो कि क्या है, p माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 3। p की वैल्यू 9 आई है, p की वैल्यू 9 आई है, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 9, यानी कितना आ गया ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 3 ठीक है। ये माइनस का 3y, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो तुमने माना था x अपॉन वाई इज इक्वल टू पी, तो x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन y इज इक्वल टू 4 है और p इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 9 इंटू 4, या हम लिख सकते हैं 36। x की वैल्यू आ गई 36, y की वैल्यू 4। अब तुम्हें निकालना था विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, x और y। क्यों होगी x और y, क्योंकि तुमने माना था विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में x है और पंक्तियों की संख्या y है, ठीक है। तो कुल पंक्तियों की संख्या और जो पंक्ति में विद्यार्थी हैं उनकी संख्या का यदि गुणा करते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे वो निकल आएंगे। x है तुम्हारा कितना 36 और y है कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक त्रिभुज की बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक त्रिभुज की बात की जा रही है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी डिटेल और बताना चाहता हूँ कि आखिर त्रिभुज होता क्या है। वैसे तो इसमें त्रिभुज के तीनों कोण निकालने हैं हमें, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं वो हमें निकालने हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर त्रिभुज होता क्या है। यदि कोई आपसे त्रिभुज की परिभाषा पूछे, ट्रायंगल, तो वो होता क्या है। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ध्यान दीजिएगा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये तीन भुजाएं हैं, ठीक है। ये कोई तीन भुजाएं हैं, 1 2 और ये 3, इनसे घिरी हुई जो ये आकृति है, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं या ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी इनका क्लासिफिकेशन क्या है, यानी इनका वर्गीकरण क्या है, ठीक है। तो वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो वर्गीकरण इनका दो आधार पर किया जाता है। एक किया जाता है वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर, एक किया जाता है वर्गीकरण इनका कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, ठीक है। एक किया जाता है वर्गीकरण कोणों के आधार पर। अब देखिए भुजाओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है, यानी भुजाएं कभी सम होंगी या भुजाएं कभी विषम होंगी, ठीक है। तो उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि जब भुजाएं सम होती हैं तो कौन सा त्रिभुज बनता है, जब भुजाएं विषम होती हैं तब कौन सा त्रिभुज बनता है। तो देखिए यहाँ पर भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज का वर्गीकरण होता है वो पहला होता है विषम, विषम बाहु। दूसरा होता है समबाहु। तीसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है। अगर मैं इनको इंग्लिश में लिखूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, स्केलेन ट्रायंगल, समबाहु यानी इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। और यदि समद्विबाहु की बात करूं तो आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स। देखिए विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, यानी ये ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगी,
लेकिन जो समबाहु होता है इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। आइसोस्केल्स की बात करूं तो इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी कोई, ठीक है, इसीलिए इसको समद्विबाहु, ठीक है। ओके, समबाहु मतलब जिसकी बाहु यानी कि भुजाएं समान हो, यानी कि तीनों ही बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तो ये वर्गीकरण रहा भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर अगर मैं बात करूं, कोणों के आधार पर बात करूं तो एक तो होता है तुम्हारा न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण, तो सबको पता होगा, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। यानी मैंने कौन कौन से बताए, एक बताया न्यून, ठीक है, फिर एक बताया समकोण, फिर एक बताया मैंने आपको अधिक कोण। ओके, देखिए मैं किस लिए बता रहा हूँ, ये यहाँ पर इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको ट्रायंगल से परिचित करवाना चाहता हूँ, सो दैट कि आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ट्रायंगल तो मुझे पता है। ओके, तो यहाँ पर यदि मैं इनका इंग्लिश में नेम लिख दूँ तो देखिए, न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट, एक्यूट ट्रायंगल, ये सबको पता होगा, ये राइट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, राइट ट्रायंगल होते हैं। अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट। न्यून कोण में जो कोण होंगे वो 90 से कम होंगे, समकोण में कोई एक कोण आपका 90 होगा, अधिक कोण में कोई एक कोण जो होगा वो 90 से ज़्यादा होगा। ओके, तो ये तो रहा ट्रायंगल के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम अपना सॉल्व करते हैं। अच्छा, त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी ट्रायंगल हो, लेट इट बी एनी ट्रायंगल, ओके, इसमें तीनों कोणों को यदि हम जोड़ें, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों को यदि हम जोड़ें तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश आता है। ये इसका एक गुण है त्रिभुज का, ठीक है। तो एक तो रही ये बात, ओके। तो इतना यदि हमें पता है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC है, उसके तीनों कोण हमें ज्ञात करने हैं और एक कंडीशन हमें दी हुई है। एक कंडीशन क्या दी हुई है, एक कंडीशन ये दी हुई है कि कोण C बराबर, कोण C बराबर त्रिकोण B, कोण C बराबर त्रिकोण B और बराबर 2 कोण A प्लस B, कुछ ये कंडीशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोण निकालने हैं, ठीक है, हमें कोण जो है वो निकालने हैं। ओके, तो कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में यदि मैं कहूँ आपसे कि कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, तो टोटल आना चाहिए आपका कितना, 180, ठीक है। कोण ए प्लस बी प्लस सी, ओके, बी प्लस सी, इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन जो दी हुई है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन ये बन जाएगी कि बी प्लस सी यानी कोण बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 इंटू 40। तो यहाँ बी प्लस सी की जगह हम कितना लिख देंगे, 4 इंटू 40। तो कोण ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 180 माइनस 160 यानी 120 निकल आएगी। यानी कोण ए
कोण ए ये 20 निकलेगी, 180 माइनस 160 20, तो कोण ए निकल आएगी 20, कोण बी निकल आएगा आपका, जो कि कोण बी कितना निकलेगा, कोण बी निकलेगा आपका यहाँ से 40, और कोण सी निकलेगा, कोण सी कितना निकल आएगा 120, क्योंकि कोण सी क्या है 3 कोण बी है, और कोण बी आपने निकाला है 40, तो ये कितना आ जाएगा 120। ठीक है, इस तरीके से कोण ए, कोण बी और कोण सी की वैल्यू निकल आएगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। समीकरणों 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यानी 5x माइनस का वाई, 5x माइनस का वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस का वाई इज इक्वल टू 3। इन रेखाओं द्वारा वाई अक्ष पर बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ओके, ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनसे हमें वाई अक्ष पर जो ट्रायंगल बनेगा उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ठीक है, देखिए पहली समीकरण जो दी हुई है उसके लिए हम एक अलग टेबल बना लेंगे, ग्राफ टेबल, और सेकंड इक्वेशन के लिए एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण के लिए तालिका, और वो तालिका हम यहाँ पर बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू मान लेंगे और समीकरण में रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू मानी 1 मान लेते हैं। ठीक है, आप 2 मान लीजिए, आप 0 मान लीजिए। ठीक है, देखिए जब x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ 1 रखिए तो 5 हो जाएगा, माइनस का y इज इक्वल टू 5, 5 घट जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक इसी तरीके जब x की वैल्यू 2 रखिए तो 10, और इधर आएगा तो माइनस का 5 होगा तो 5, नहीं y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। जब आप 0 रखोगे x इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब इसके लिए समीकरण के लिए तालिका आप बना लीजिए। वो क्या होगी, इसमें भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मानेंगे और y की वैल्यू उसके रेफरेंस में निकाल लेंगे। x की वैल्यू हम मान लेते हैं 2 3 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 रखिए तो ये 6। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये चाहे तो क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखिए, 6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 3 रखिए 9 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, 0 रखिए तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3। तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें मिल चुके हैं, यानी अगर मैं यहाँ x, y के जो कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो वो हमारे पास एक निकला है 1, 0, ये क्या लिख दिया 1, 0, पहला कोऑर्डिनेट्स है ना 1, 0, और दूसरा आएगा 2, 5, तीसरा आ जाएगा 0, माइनस का 5। इसके लिए अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो कितना आ जाएगा 2, 3, नेक्स्ट आ जाएगा 3, 6, अगला आ जाएगा 0, -3। अब इनसे हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। इनसे क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। तो चलिए मैं यहीं पर इस कोऑर्डिनेट्स को भी लिख देता हूँ, 2, 3, 3, 6, और एक है 0, माइनस का 3। तो अब मैं एक रफली ग्राफ बना लेता हूँ और देखते हैं कि वाई अक्ष पे कहाँ ट्रायंगल बन रहा है, बन भी रहा है या ऐसे ही कह दिया गया है। चलिए, ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये एक्स डैश हो गई और ये वाई डैश हो गई, ये ओरिजिन पॉइंट है। ओके, तो पहला पॉइंट हमें दिखाना है 1, 0। हम यहाँ पर देखिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जाना है, तो हम 6 तक खींच लेते हैं।
6, 1 2 3 4 5 6, 6 3 2 1 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, और ये हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट दर्शाएंगे 1,0। देखिए एक्स एक्सिस पे चलना हमें 1 और यहीं पे ही रुक जाना है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है 2,5, यानी 2 और वाई एक्सिस पे कितना 5, यानी यहाँ पे कहीं पे 2,5। फिर हमें दिखाना है 0,-5, तो 0 यहाँ पे और -5 है, ध्यान दीजिएगा -5 है, तो हमें नीचे की ओर आना है इस बार वाई एक्सिस में यहाँ। ठीक, तो एक तो लाइन हमारी कुछ इस तरह से ये जाएगी, एक लाइन तो ये जाएगी। दूसरी इसको हम करेंगे 2,3, 2,3 यानी 2 और 3 यानी कहाँ पे आ जाएगी 2,3, लगभग यहाँ कहीं पे 2,3 या यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा है 3,6, 3,6 यानी यहाँ कहीं पे। ठीक है, और एक पॉइंट है 0,-3, तो 0,-3 यानी यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो हमें तो निकालना है कि वाई एक्सिस पे क्या बनेगा। वाई एक्सिस पे जो त्रिभुज के जो निर्देशांक हैं वो हमें निकालने। तो देखिए वाई एक्सिस पे बन रहा है ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये बन रहा है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, और ये जो शीर्ष है इसका ये वाला, ये मान लेते हैं सी है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, देखिए सी जो लास्ट पॉइंट था 0,-3 था, सी कितना आ गया था 0,-3, यानी उस त्रिभुज का एक निर्देशांक तो ये होगा। दूसरा ये पॉइंट देखिए कितना था 1,0, इसको ए नाम दिया है हमने, तो ये हो जाएगा 1,0। फिर एक ये है 0,-5, ये था बी पॉइंट, बी माना है, तो 0,-5। तो त्रिभुज के निर्देशांक ही तो निकालने थे, वाई एक्सिस पे बने, तो ये निकल आया। ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पर रफली बना रहा हूँ तो उतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो ग्राफ पे ये ईजिली हो जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के हल ज्ञात करने हैं। देखिए लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, उनके हल निकालने हैं, और जो कि पहले भी कराए जा चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ दिक्कत होगी आपको। लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है आपको, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं इसको बता दूंगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा, बात हो गई यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज की। चक्रीय चतुर्भुज, तो सबसे पहले तो आप यही जान लो कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज तो पता ही होगा सभी को। ठीक है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, जिसके चारों शीर्ष जो होंगे वो एक वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे, यानी इसको ए नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो। ये हो गया ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों और आमने सामने जो कोण हो उनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, आमने सामने के जो कोण हैं उनका योग, यानी कि अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण ए
और प्लस कोण सी, इनको जब हम जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। कोण बी और कोण डी, इनको जब जोड़ें तो 180 आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं, संपूरक, ठीक है, यानी कि 180। ये हमें प्रॉपर्टी पता है। क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपको कुछ दिया गया है, इस कोण की वैल्यू दी गई है, ठीक है, इस कोण की वैल्यू दी गई है। जैसे कि इसकी वैल्यू की बात करूँ, इस कोण की वैल्यू, तो वो आपको क्या दी गई है, वो दी गई है 4y + 20। ये दी गई है 4y + 20। इसकी बात करूँ तो ये आपको दी गई है -7x + 5, -7x + 5। और इसकी बात करूँ तो ये दी गई हुई है आपको, ये दी है -4x। और अगर इसकी बात करूँ तो ये दी गई है आपको 3y - 5। तो हमें क्या करना है, हमें कोण निकालने हैं। क्या निकालने हैं, चक्रीय चतुर्भुज के हमें कोण निकालने हैं। तो आप इसको निकाल सकते हो कैसे, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये लिख देना आप। उसके बाद समीकरण 1 में वैल्यू पुट करना। कोण ए कितना है 4y + 20 प्लस कोण सी कितना है -4x है, तो यहाँ पे प्लस हट जाएगा, -4x हो जाएगा, ये 180 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या करो, 4y - 4x और ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20, 180 में से घट जाएगा तो 160 आ जाएगा ये। यानी हम लिख सकते हैं y - x, अगर इसमें से 4 कॉमन कर लो आप तो ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा y - x = 40। ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। सेकंड इक्वेशन के लिए इसमें वैल्यू पुट करिए जल्दी से, तो वो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, जल्दी से देखिए, 3y - 5 कोण बी प्लस कोण डी कितना है, कोण डी जल्दी से देखिए, ये सॉरी कोण डी है 3y - 5 और कोण बी कितना था -7x + 5, ये बराबर होगा 180 के। तो इसको जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी, इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3y - 7x = 180। ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 हमें पता है, इक्वेशन 2 हमें पता है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। जब x और y की वैल्यू पता चल जाएगी तो इन सब में रखते जाएंगे तो हमें कोण भी पता चल जाएंगे, ठीक है। आप इसमें कोण भी निकाल लोगे। तो इसमें आप करके देखिएगा, यदि नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोग कर लोगे, आप लोग अच्छे से सीख चुके हो काफ़ी कुछ। सो दिस इज़ सॉन्की साइनिंग ऑफ।